चलो डेफिनेशन चल रही थी बेटा, 3 डेफिनेशन हो गई थी, गुड्स की, सर्विस की, एग्रीगेट टर्नओवर, 2 और लेनी है, एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से ना। गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 52 of CGST Act 2017. Goods means every kind of movable property other than money and security, but include number 1 actionable claim, number 2 growing crops, grass, things attached to, forming part of land agreed to be seeded before supply or under a contract of supply. इसके बाद डेफिनेशन थी बेटा आपकी सर्विस, सेक्शन 2 क्लॉज 102 ऑफ CGST Act 2017. सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन 3 चीजें, नंबर 1 गुड्स, अदर देन मनी, अदर देन सिक्योरिटी, बट इंक्लूड नंबर 1 activity relating to use of money, number 2 activity regarding conversion of money, conversion from one form to another, one currency to another, one denomination to another, for which separate consideration is charged. पैसे को यूज करना या पैसे को कन्वर्ट करना अगर सेपरेट कंसिडरेशन है तो कंसिडरेशन पोर्शन सर्विस माना जाएगा। और एक्सप्लेनेशन थी बेटा सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट करना या प्रमोट करना, इसके रिगार्डिंग अगर एक्टिविटी करते हैं ट्रीटेड एज सर्विस। ये तो लीगल डेफिनेशन थी। एनालिसिस, मूवेबल प्रॉपर्टी सारी की सारी गुड्स होती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस की तरह ट्रीट होंगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 3 ली थी बेटा, लैंड, बिल्डिंग, सर्टेन इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी। लैंड सेल परचेज करेंगे जीएसटी नहीं है, किराए पे देंगे जीएसटी चार्ज होगा। लैंड परचेज करी, डेवलपमेंट करी, फेंसिंग करी, ड्रेनेज करा बेटा और उसके बाद सोल्ड आउट कर दी, वो एज ए लैंड ही मानी जाएगी। अकॉर्डिंगली नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, सर्कुलर नंबर 9/2022। सेकेंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ली बेटा हमने बिल्डिंग। बिल्डिंग या तो आपकी बेटा सेल परचेज होगी या बिल्डिंग किराए पे होगी। बिल्डिंग किराए पे देंगे चार्जेबल टू जीएसटी। सेल परचेज करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन की अगर सेल परचेज होगी चार्जेबल टू जीएसटी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी, चाहे किराए पे हो चाहे सेल परचेज हो, ऑलवेज और ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी। नेक्स्ट इसके बाद कॉन्सेप्ट लिया बेटा हमने गुड्स डज नॉट इंक्लूड मनी, सर्विस डज नॉट इंक्लूड मनी। मनी को डिफाइन कर रखा था सेक्शन 2 क्लॉज 75। इंडियन करेंसी आ जाएगी, फॉरेन करेंसी आ जाएगी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंसीज आ जाएगी, बट डज नॉट इंक्लूड मनी विच इज हेल्ड फॉर इज न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। वो वैल्यू जिसकी एक्चुअल वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स, ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स अगर बिकेंगे उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। इसके अलावा अगर पैसे का लेन देन है जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ट्रांजैक्शन इन मनी नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। फिर उसके बाद पढ़ाया बेटा अगर पैसे को कन्वर्ट करते हैं, रुपी से डीडी बनवाया बेटा हमने, रुपी से आईएनआर से यूएसडी में कन्वर्ट किया या बड़े नोट के बदले छोटे छोटे नोट ले लिए, 3 टाइप के कन्वर्जन थे। अगर इसमें कंसिडरेशन है तो कंसिडरेशन पोर्शन के ऊपर तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन इन मनी मानी जाएगी, नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017 पढ़ाई थी बेटा। लोन देना ट्रांजैक्शन इन मनी है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड सप्लाई माने जाएगी, कोई जीएसटी नहीं। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस चार्जेबल टू जीएसटी। नेक्स्ट इसके बाद लिया बेटा हमने एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को डिफाइन कर रखा है सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट, वो याद नहीं करना बेटा। हर टाइप की सिक्योरिटी, शेयर्स हैं, डिबेंचर हैं, बॉन्ड है, यूनिट्स है, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शन है, डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, सिक्योरिटीज मानी जाएंगी। सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना जीएसटी नहीं है। सिक्योरिटीज की लेंडिंग और बोरोइंग इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। सिक्योरिटीज को इशू करना बेटा कोई जीएसटी नहीं। सिक्योरिटीज को रिडीम करना कोई जीएसटी नहीं। ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू सिक्योरिटी, स्टॉक ब्रोकर सर्विस, अंडरराइटर सर्विस, इनकी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा। सीधा याद करने का तरीका ऐसे याद कर लो बेटा, सिक्योरिटीज में नंबर 1 लैंडिंग और बोरोइंग के ऊपर जीएसटी है, और जो सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट करते हैं, प्रमोटर हैं, अंडरराइटर हैं, आपके बेटा स्टॉक ब्रोकर हैं, इनकी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। फिर एक सर्कुलर पढ़ा था बेटा आपने साहब 7/2024, अगर सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को फॉरेन होल्डिंग कंपनी ईसॉप अलॉट करती है तो ये भी सिक्योरिटी ही मानी जाएगी, अकॉर्डिंगली नॉट चार्जेबल टू जीएसटी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट एनालिसिस कराया था बेटा एक्शनेबल क्लेम, अनसिक्योर्ड क्लेम अगेंस्ट विच एक्शन कैन बी टेकन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सच क्लेम इज नॉन एज एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम बेटा चेक करना, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कितने थे बेटा? 6, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कैसीनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेमिंग। ये 6 एक्शनेबल क्लेम के ऊपर तो जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कितने मर्जी एक्शनेबल क्लेम हो, जीएसटी ही, सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी, सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और लास्ट था बेटा आपका स्टैंड इन क्रॉप्स, ग्रोइंग ग्रास, अगर फसल उगी काट के बेच दी वो वैसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी है, अभी उगी ही नहीं, पहले ही हमने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि फ्यूचर में जो भी इससे बेटा आपकी क्या होगी, प्रोडक्शन होगी, वो सारी की सारी मैंने आपको सोल्ड आउट कर दी, वो भी गुड्स की तरह क्या होगी साहब, ट्रीट होगी। इकट्ठा करूं यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई 7 चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और पीछे का रिवाइज करा रहा हूं बेटा। 7 चीजें, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ईएनए एंड 5 टाइप ऑफ पेट्रो प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैसेस, एयर टर्बाइन फ्यूल। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ाया बेटा मैंने शेड्यूल 3 एक्टिविटी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। 4 चीजें पढ़ा दी इन टोटलिटी अगर मैं इकट्ठा आपको करूं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में बेटा जो भी होगा नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। सेल ऑफ लैंड नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। और एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। इसके बाद स्टार्ट किया था बेटा हमने साहब एग्रीगेट टर्नओवर। 2 वर्ड होते हैं, टर्नओवर ऑफ अ स्टेट और एग्रीगेट टर्नओवर। एक एसएससी के मल्टीपल क्या है बेटा आपके आउटलेट हैं, हर स्टेट में आउटलेट है, हर स्टेट की अपनी अपनी टर्नओवर निकालें, ये है टर्नओवर ऑफ अ स्टेट। पूरे इंडिया की इकट्ठी कर दें, ये है एग्रीगेट टर्नओवर। तो पढ़ने लायक था एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 क्लॉज 6। एग्रीगेट टर्नओवर में 4 चीजें आती हैं। नंबर 1 all type of taxable supply, number 2 all type of exempted supply। exempted अपने आप में वाइड रहा बेटा, exempted में nil rated भी आएगा, non taxable भी आएगा और exempted भी आएगा। नंबर 3 आपका बेटा export of goods और service। नंबर 4 interstate supply having same PAN नंबर। एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना, पर इन माई ओपिनियन ये गलत है, ये होना चाहिए था इंटरस्टेट सप्लाई हैविंग सेम पैन एंड इंट्रास्टेट सप्लाई हैविंग सेम पैन बट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन। पर लो यही है बेटा, बट डज नॉट इंक्लूड 2 चीजें। नंबर 1 जीएसटी एलिमेंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेटरी सेस। एंड नंबर 2 एक क्लैरिफिकेशन थी, इनवर्ड सप्लाई विच इज कवर्ड अंडर आरसीएम। थंब रूल याद कर लेना एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। आउटवर्ड सप्लाई सेल हमेशा, चाहे वो आपके बेटा आरसीएम में एफसीएम में है, सेल हमेशा और हमेशा इज ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। चाहे इंट्रास्टेट हो, चाहे इंटरस्टेट हो, चाहे टैक्सेबल हो, चाहे एग्जम्प्टेड हो, चाहे आरसीएम में है, चाहे नहीं है, सेल ऑलवेज आ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। परचेज नेवर एवर आ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। चाहे परचेज आरसीएम में है, चाहे परचेज आरसीएम में नहीं है, नॉट आ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। और सेकंड पॉइंट जो याद रखने लायक था प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, जीएसटी एलिमेंट लेना मत एग्रीगेट टर्नओवर में। उसके अलावा अगर कोई कस्टम ड्यूटी लगती है, सेंट्रल एक्साइज है, वैट है, सीएसटी है, ये सारे टैक्सेस इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ये तो की थी बेटा 3 डेफिनेशन। फाइनली इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करूं, कोई क्वेरी? अब 1-2 सर्कुलर थे प्रिंटिंग इंडस्ट्री पे और रीट्रीडिंग ऑफ टायर, वो लिख लो। चलो आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। राधे राधे सर, राधे राधे भाई। चलो लेटेस्ट सर्कुलर लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, आज लिख लेते हैं। 8/2018 रीट्रीटिंग ऑफ टायर्स। 2 सिचुएशन बताई थी बेटा, मैं मार्केट से पुराने टायर खरीदता हूं, उस पर रबड़ चढ़ाता हूं और बेच देता हूं, ये क्या माना जाएगा? गुड मॉर्निंग। मार्केट से टायर खरीदे पुराने, उसकी रीट्रीटिंग, उस पर रबड़ चढ़ाई और बेच दिया, क्या माना जाएगा? गुड्स। तो बोलो ना। और अगर कस्टमर देगा तो
सर्विस। तो दो कॉम्बिनेशन, रीट्रीटिंग ऑफ टायर प्रोवाइडेड बाय कस्टमर, कस्टमर के टायर पे रीट्रीटिंग करेंगे तो ये माना जाएगा सर्विस, ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इधर आओ, और अगर हम अपने टायर पे ही रीट्रीटिंग करेंगे, उस टायर को बेचेंगे, उसको बोलेंगे सेल ऑफ पुराना टायर, रीट्रीटेड टायर। ये चीज़ क्या है? गुड्स। तो मेरा काम है पुराने टायर के ऊपर रबड़ चढ़ाना। मैं खुद अपने टायर खरीदता हूँ, रबड़ चढ़ा के टायर बेचता हूँ, तो मैंने टायर बेचा है, सेल ऑफ गुड्स है। क्लाइंट अपना टायर लेके आता है बेटा, उसकी मैं रीट्रीटिंग कर देता हूँ, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। नो डाउट जीएसटी दोनों पे है, पर फर्क रहता है बेटा, रेट में भी फर्क हो जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई में भी, प्लेस ऑफ सप्लाई में भी। ठीक है ना? क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है ना कि पढ़ क्यों रहे हैं अलग अलग, जब जीएसटी तो दोनों पे ही है, प्रोविजन डिफरेंट है। ओके रिपोर्ट। एक मैंने आपको प्रिंटिंग इंडस्ट्री का पढ़ाया था, सर्कुलर नंबर 11/2017, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। बुक छाप रहे हैं, पम्फलेट छाप रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट छाप रहे हैं कंपनीज की, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा? हम प्रिंटिंग सर्विस दे रहे हैं। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्फलेट, एनुअल रिपोर्ट एटसेट्रा, वेयर content is provided by customer। आपने बोला जी पंफलेट छाप दो, छाप देंगे भाई, क्या चीज़ छापनी है बस आप ये बता दो। आपने बोला जी मेरी बुक छाप दो, छाप देंगे भाई, कंटेंट दे दो हमें सॉफ्ट कॉपी, बाकी हम कर देंगे। कंपनी कह रही है हमारी एनुअल रिपोर्ट छाप दो, छाप देंगे, कंटेंट दे दो। तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ बेटा? ये क्या माना जाएगा? ये सर्विस। मैं आपको प्रिंटिंग सर्विस दे रहा हूं। कौन सी सर्विस? प्रिंटिंग सर्विस। और अगर मैं आपको बेटा कोई एनवलप बेच रहा हूँ, डायरी बेच रहा हूँ, या कुछ भी बेटा आपके नैपकिन बेच रहा हूँ, सब कुछ मेरा है, बस आपका मैं क्या लगा देता हूँ उसके ऊपर? लोगो। जैसे वो नैपकिन नहीं आते हल्दीराम के, तो उसमें बेटा नैपकिन तो मेरा ही, हल्दीराम का मैंने लोगो लगा दिया, तो हल्दीराम को मैं क्या दे रहा हूँ? गुड्स, सेल ऑफ प्रिंटेड गुड्स। तो सेकंड कॉम्बिनेशन है बेटा आपका सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप, लेटर कार्ड्स, नैपकिन, etc. using logo of customer। क्या है बेटा? ये ट्रीटेड एज गुड्स, ये बोलते हैं सेल ऑफ प्रिंटेड गुड्स। तो इधर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्फलेट, एनुअल रिपोर्ट, एनवलप, लेटर कार्ड्स, नैपकिन, यहाँ पर केवल क्या यूज हो रहा है बेटा? लोगो ऑफ कस्टमर।
एनुअल रिपोर्ट लिखा है बेटा। हटा दूं? चलो, अब दो डेफिनेशन और पढ़नी है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। बुक जब मिलेगी उसमें एज ए चैप्टर है बेटा, चैप्टर मेरा बनाया हुआ है, वैसे ये है आपका केवल और केवल दो डेफिनेशन। सर अगर पम्फलेट वगैरह में प्रिंटिंग प्रेस का पेपर यूज़ होता है तो भी वो सर्विस मानी जाएगी? अरे यस, कस्टमर तो खाली कंटेंट दे रहा है यार, बुक का कागज़ थोड़ी ना दे रहा है वो, प्रिंटिंग का कागज़ नहीं दे रहा है, खाली कंटेंट दे रहा है वो। चलो इस पे आओ, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। दिक्कत देखना बेटा केवल क्या है, फिर समझ में आएगा आपके कि डायरेक्शन क्या रखनी है। कई बार क्या होता है, हम ग्रुप ऑफ गुड्स, बंडल ऑफ गुड्स या सर्विसेज इकट्ठी प्रोवाइड कर देते हैं। बंडल का मतलब क्या है बेटा आपका? ग्रुप्स। एक से ज़्यादा गुड्स आपने इकट्ठी प्रोवाइड कर दी, या एक से ज़्यादा सर्विस आपने इकट्ठी प्रोवाइड कर दी, या कम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस आपने इकट्ठी प्रोवाइड कर दी, तो इस केस में रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा? दो चार एग्जांपल देता हूँ, अभी लिखना मत, फिर एक सिरे से इकट्ठा लिखवाऊंगा। आपने दिल्ली से गोवा की एयर टिकट बुक कराई मील के साथ, बिजनेस क्लास ले लिया आपने बेटा, नॉर्मल इकोनॉमी क्लास ले ली, खाने की फैसिलिटी के साथ ले लिया। जब टिकट बुक कराते हैं वहाँ पर ऑप्शन आती है विद मील विदाउट मील, ले लिया मैंने विद मील। अब दिक्कत क्या आ रही है? ट्रैवल करना, ये कौन सी सर्विस है बेटा आपकी? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। खाना पीना आपका बेटा मील सर्विस। टिकट के चार्जेस हैं बेटा 10,000, वो अलग अलग नहीं बताते, बिल पे अलग अलग नहीं आता है, इकट्ठा आ जाता है बस आपका बेटा ट्रैवल टिकट। अब मान लो इसका रेट है 18%, इसका रेट है 5%। रेट ऑफ जीएसटी क्या हो? 10,000 के ऊपर जीएसटी तो चार्ज होगा। किस रेट से बेटा आपका जीएसटी चार्ज हो? टेक अनदर एग्जांपल, एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन सर्विस, स्कूल में बेटा एजुकेशन भी हो रही है, स्कूल में आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स भी चल रहा है, स्कूल में आपके बेटा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, स्कूल में आपको सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं। आजकल जो आई कार्ड बनते हैं उसमें सेंसर लगे हुए हैं, वो बच्चा जैसे स्कूल के अंदर एंटर करता है पेरेंट्स के पास मैसेज आ जाता है बेटा, जैसे स्कूल से एग्जिट करता है तो मैसेज आ जाता है। अब बंक नहीं कर सकते बच्चे भी। सिक्योरिटी सर्विस क्या होती है? ये प्रोवाइड होती है। इन सबको इन्होंने इकट्ठा करके मील फैसिलिटी, खाना पीना मिलता है, मिड डे मील नहीं, मैं मिड डे मील की बात, कैंटीन में नहीं कह रहा मैं। छोटे बच्चे अगर नालायक पढ़ते हैं फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड तक, खाना पीना स्कूल की तरफ से ही होता है। वो इकट्ठा अमाउंट क्या कर लेते हैं, प्री स्कूल नहीं होते जैसे, कॉन्सेप्ट ठीक है, ये खिलाना पिलाना सिखाते हैं नालायक, घिया तोरी भी खिलाना सिखा देते हैं। यानी हो मुद्दे पे आओ। अब वो इन सबके इकट्ठे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये, जो भी खर्चा है जिस हिसाब से स्कूल है वो इकट्ठा चार्ज कर रहे हैं। अब इसमें अगर ये अलग अलग होता, बाहर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करें 18%, बाहर स्पोर्ट्स क्लासेस ज्वाइन करें 18%, एग्जाम्पल है, बाहर से सिक्योरिटी की सर्विसेज लें मान लो 5%, बाहर से मील की सर्विसेज लें, खाना पीना मान लो 5%, एजुकेशन मान लो 0 पे। गवर्नमेंट ने इसको क्या कर रखा है? एग्जाम्ड कर रखा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसको एग्जाम्ड कर दो, एक्चुअल में है ये। अभी 10,000 का क्या हो? इस रेट से लगे, इस रेट से लगे, इस रेट से लगे, इस रेट से लगे, इस रेट से लगे। सर अलग अलग रेट से लगा दो, लगाऊं कैसे? अलग अलग वैल्यू नहीं पता।
वो एक लमसम अमाउंट क्या कर देता है बच्चे, प्रोवाइड कर देता है। तो लो बोलता है चेक करो ये नेचुरल बंडल है या आर्टिफिशियल बंडल है। मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पर ग्रुप ऑफ सर्विसेज इकट्ठी होंगी ही होंगी। हम क्या, हमारे कंपटीटर की भी होंगी। नेचुरल बंडल है या आर्टिफिशियल बंडल है, अलग अलग रेंडर हो सकती हैं पर आपने जान के इकट्ठे कर दिया। हल्दीराम ने एक ट्रे ली, इसमें बेटा ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, यहाँ पर इसने बेटा मिठाई डाल दी, यहाँ पर इसने बेटा एरिएटेड वाटर पेप्सी कोक डाल दिया, चॉकलेट डाल दी, नमकीन डाल दी, कुछ भी डाल दो, और वो बेच दिया उसने 1000 रुपए की। अब ये बंडल नेचुरल बंडल है, आर्टिफिशियल बंडल है, ये समस्या पड़ रही है। फिर आप मार्केट में गए बेटा, मार्केट में आपने अलग से शेविंग क्रीम खरीदी 12%, ऑल्दो 12 कोई रेट नहीं है समझने के लिए। आपने रेजर लिया 18%, आफ्टर शेव लोशन लिया 40%। फिर आप दूसरे में गए बेटा, उसने एक किटी बना रखी है, उसमें सारा ड्रामा है, शेविंग किट के नाम से 2000 रुपये। अब ये क्या है भाई, खाली दिक्कत समझ में आ गई कि किस रेट से ड्यूटी चार्ज हो, जीएसटी किस रेट से लगे। अगर एक से ज़्यादा गुड्स हो जाए, एक से ज़्यादा सर्विस हो जाए, या कम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस हो जाए। विजय सेल से एसी परचेज किया 50,000 का, एसी अपने आप में गुड्स है, उसको बोल दिया भाई इंस्टॉल भी करवा दे, हमें इंस्टॉल नहीं करना आता। उसने बोला इंस्टॉलेशन के 2000 रुपये लूँगा, ये सर्विस है, मैंने 52,000 रुपये दे दिए। अब जीएसटी का क्या हो, एक ही बिल पे दो चीज़ नज़र आ रही हैं, एसी भी नज़र आ रहा है और उसका इंस्टॉलेशन भी नज़र आ रहा है। प्रोजेक्टर परचेज किया बेटा, ये 40% पे है, सामने वाले को बोल दिया भाई इंस्टॉल भी करके जा, हमें इंस्टॉल नहीं करना आएगा, हाइट देखनी है, एंगल देखना है, पता चला हम यहाँ प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, वो फोकस पीछे कर रहा है। ये बड़े साइंटिफिकली लगा रखे हैं बेटा, ये हमें लगाने नहीं आएंगे साहब। ये अब प्रोजेक्टर भी है, उसकी इंस्टॉलेशन भी है। तो केवल मैं बस ये समझा रहा हूं कि अगर एक से ज़्यादा गुड्स अगर अपनी इकट्ठी प्रोवाइड हो जाए, या एक से ज़्यादा सर्विसेज इकट्ठी हो जाए, या गुड्स प्लस सर्विस हो जाए, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है। जहाँ नेचुरली बंडल है उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई। जहाँ आर्टिफिशियल बंडल है बेटा उसको क्या बोलेंगे, मिक्स सप्लाई। एक बार ऊपर ऊपर से याद कर लो, जहाँ आर्टिफिशियल बंडल है मिक्स सप्लाई, जहाँ नेचुरल बंडल है वो क्या है बेटा आपका कंपोजिट सप्लाई। व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज बेटा आपका आर्टिफिशियल, इट ऑल डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कई जगह ऐसे भी पढ़ाऊंगा, देखने में नेचुरल लगेगा, नालायक मिक्स सप्लाई मान रखा है सर्कुलर ने। इन्वर्टर और बैटरी क्या है, इन्वर्टर और बैटरी, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपकी ओपिनियन ले रहा हूं, बाकी तो मैं पढ़ाई दूंगा, सर्कुलर है, नेचुरल है आर्टिफिशियल है। यार मुझे तो नेचुरल लग रहा था, वो खाली बैटरी या करूंगा क्या जब तक इन्वर्टर नहीं होगा, या खाली इन्वर्टर या करूंगा क्या जब तक बैटरी नहीं होगी। सर्कुलर पढ़ाऊंगा, मिक्स सप्लाई मान रखी है। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल, व्हाट इज नेचुरल, कोई जैकपॉट कोई फॉर्मूला नहीं है इसका बेटा कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो नेचुरल, ये हो जाए तो आर्टिफिशियल। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जो डिसाइडेड केस है वो पढ़ाऊंगा बेटा मैं। होटल इंडस्ट्री क्या है, नेचुरल बंडल है आर्टिफिशियल है, रहने की सर्विस भी है, खाने पीने की सर्विस भी है, वहाँ पर वो जिम फैसिलिटी भी दे रहे हैं, वो आपको बेटा ड्राई क्लीन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बस रूम चार्जेस के नाम से बोल देते हैं जी 10,000 रुपये पर डे। ये कौन सा बंडल है, ये नेचुरल मान रखा है इसको, नेचुरल बंडल। एजुकेशन नेचुरल बंडल मान रखा है बेटा। तो व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज आर्टिफिशियल, मैं बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करो तो नेचुरल, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई तो आर्टिफिशियल। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा आपको। लिखो कंपोजिट सप्लाई, लिखो कंपोजिट सप्लाई में वैसे फट्टे मारो। ये एविएशन वाली कौन सी है, एयर ट्रेवल के साथ खाना, आर्टिफिशियल है नेचुरल है, नेचुरल। तो भाई जो ट्रेवल करेगा खाना भी चाहिए, जो ट्रेवल कर रहा है उसे खाना भी चाहिए। ये तो यानी कि भूख लगी चल बाहर घूम के आता हूं, वो तो फ्लाइट में बैठा हुआ है। अब इसमें से मेन कैरेक्टर किसका है, ट्रेवल का या खाने पीने का। दो तरीके से बोलता हूं, ट्रैवलिंग करनी थी इसलिए खाना लेना पड़ गया, या खाने का मन कर रहा था चल ट्रैवलिंग कर ले। मतलब मेन कैरेक्टर किसका है,
ट्रैवलिंग का। मेन कैरेक्टर किसका है बेटा? आपका ट्रैवलिंग का। तो कंपोजिट सप्लाई में मेन सप्लाई के रेट से टैक्सेबल होता है। कंपोजिट सप्लाई में मेन सप्लाई के रेट से क्या होता है? टैक्सेबल होता है। उस बंडल में जो मेन सप्लाई है उस रेट से पूरा का पूरा बंडल क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन प्लस मील पूरा का पूरा किस रेट से आ जाएगा बेटा? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के रेट से आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। लिखो एक बार, लिखते लिखते समझाता हूं। कंपोजिट सप्लाई सेक्शन 2 क्लॉज 30। It means a combination of taxable supply of goods or services, or combination thereof, goods plus service. Composite supply means a combination of taxable supply of goods or service or combination thereof which are naturally bundle. इसको हाईलाइट कर देना। सप्लाई in conjunction with one another। एक को दे रहे हैं तो दूसरी देनी पड़ रही है। out of which one is principal supply। out of which one is principal supply। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा कंपोजिट सप्लाई के? नेचुरल बंडल होना चाहिए और उनमें से एक सप्लाई क्या होनी चाहिए? प्रिंसिपल सप्लाई। मेन सप्लाई नेचुरल बंडल होना चाहिए और एक सप्लाई उनमें से क्या होनी चाहिए बेटा? प्रिंसिपल सप्लाई। दोबारा पढ़ रहा हूं। इट मीन्स अ कम्बिनेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई of goods or service or combination thereof which are naturally bundle supply in conjunction with one another out of which one is principal supply। ये तो है डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकलेंगे बेटा? नेचुरली बंडल होना चाहिए और उनमें से एक सप्लाई क्या होनी चाहिए? प्रिंसिपल सप्लाई। रेट ऑफ जीएसटी क्या हो? किस रेट से टैक्सेबल हो? एंटायर बंडल सेक्शन 8 में लिखा है ये, और साइलेंट है तो कौन से एक्ट की? सीजीएसटी एक्ट। एंटायर बंडल शैल बी टैक्सेबल विद द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। Entire bundle shall be taxable with a rate of principal supply। पांच सात एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। Example 1, X Limited Delhi, Y Limited Mumbai। इसने इसको सेल ऑफ गुड्स करी 50 लाख की। गुड्स बेची है तो बेटा उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस
50,000 रुपये। इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, इंश्योरेंस भी करवाया, इंश्योरेंस चार्जेस 10,000 रुपये। टोटल अमाउंट कितना चार्ज करेगा? 50,60,000। मैंने मुंबई वाले को माल बेचा, मुंबई वाला कह रहा है जी माल बिल्कुल ठीक है, रेट आपके बिल्कुल ठीक है, पर मुझे मुंबई में डिलीवरी चाहिए। मैंने बोला जी दे दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन अलग से लूँगा, मैं आपसे इंश्योरेंस अलग से लूँगा। मुंबई वाले ने डन कर दिया, बेटा बिजनेस ऐसे ही चलता है। अब मैंने बोला जी मेरी गुड्स की वैल्यू है 50 लाख रुपये, प्लस ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज हैं 50,000। मेरे अपने ट्रक नहीं है, मैं किसकी सर्विसेज लूँगा? ट्रांसपोर्ट कंपनी की सर्विस लूँगा। रास्ते का इंश्योरेंस है बेटा, उसके चार्जेज हैं 10,000। मैंने सामने वाले से कितना रिकवर कर लिया? 50,60,000। अब मैंने बेची क्या है? गुड्स, पर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होना क्या है? मस्ट है। रास्ते का इंश्योरेंस क्या है बेटा? आपका मस्ट है। अब गुड्स का रेट मान लो है बेटा आपका 18%, इसका मान लो रेट है 5%, हाइपोथेकेट समझने के लिए। इसका रेट है बेटा मान लो 40%। सामने वाले से मैंने कितने ले लिए? 50,60,000। क्या हो जाएगा बेटा? जीएसटी ट्रीटमेंट कैसे चलेगी? नॉर्मल सप्लाई, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, कौन सी सप्लाई है ये? नेचुरली बंडल। ओ भाई गुड्स बेची है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। अगर गुड्स बेची है ऑब्वियस सी बात है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। जहां ट्रांसपोर्टेशन है इंश्योरेंस क्या हो जाता है? मैंडेटरी होता है। जैसे कार खरीदते हैं इंश्योरेंस मैंडेटरी है, नहीं चलान करते हैं, तो ऐसे अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है उसका इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तो ये क्या चीज है बेटा? नेचुरली बंडल। नेचर ऑफ सप्लाई बोलो। कंपोजिट सप्लाई। इनमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? इंश्योरेंस करवाना था, चल गुड्स बेच देता हूं। ट्रक चलवाने का मन कर रहा है, चल सेल कर देता हूं। मेन सप्लाई कौन सी है? सेल ऑफ गुड्स। प्रिंसिपल सप्लाई, सेल ऑफ गुड्स। तो जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी भाई? जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी? पूरे बंडल के ऊपर किस रेट से? 18% के रेट से। कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। नेचर ऑफ सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई है बेटा इसमें सेल ऑफ गुड्स। जीएसटी लायबिलिटी पूरे बंडल के ऊपर मेन रेट से। पूछूं? और अगर गुड्स ही 0% पे होती, मैंने एग्रीकल्चरल आइटम बेची है, दिल्ली से मुंबई मैंने एग्रीकल्चरल आइटम बेची है, ट्रांसपोर्टेशन तो उसका भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन उसके भी होने हैं, इंश्योरेंस उसका भी होना है। तो सेल ऑफ गुड्स 50 लाख 0% वाली, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5% वाला, इंश्योरेंस बेटा आपका 40% का। क्या होगा आंसर भाई? एग्जाम्पल 2, वाई लिमिटेड आपका बेटा कर्नाटक, एक्स लिमिटेड आपका दिल्ली। इसने इसको करा सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सेल प्राइस 50 लाख, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1 लाख, इंश्योरेंस 20,000, टोटल अमाउंट रिकवर 5120। अब इस पे जीएसटी मान लो 0% है। 0% वाले को हम क्या बोलते थे?
नील रेटेड सप्लाई। इस पे 0% है, ट्रांसपोर्टेशन मान लो 5 पे, इंश्योरेंस मान लो 18 पे। रेट मैं हाइपोथिकेट ले रहा हूँ, ये कहीं एक्चुअल में लेके आ जाओ। सर हमने इंश्योरेंस कराया था उस पर तो 5 है, ठीक है ना? बोलो बंडल बोलो बेटा, ये क्या है? नॉर्मल सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई? कंपोजिट। भाई गुड्स बिकेगी तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी ही होगी, तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? कंपोजिट सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई कंपोजिट सप्लाई। सर एक बार कंपोजिट सप्लाई रिपीट कर दो। भाई मैं तो वही तो सिखा रहा हूं। नेचर ऑफ सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो जीएसटी लायबिलिटी क्या होगी? पूरा बंडल मेन सप्लाई के रेट से। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, कहीं एग्जाम में फंस जाओ। इस वाले एग्जाम्पल में तो फंसोगे नहीं तुम कि मेन सप्लाई सेल ऑफ गुड्स है, पूरा बंडल 18 के हिसाब से टैक्सेबल कर दो, कहीं वो 0 दे दे और फिर तुम्हें लगे जीएसटी तो यार लगी नहीं रही, चल कुछ तो ले ही लेते हैं 5 या 18। कुछ नहीं, हमेशा विद द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। ये दिमाग में आ सकती हैं चीज़ें, खुरापाती दिमाग है ना, ऊपर वाले में फंसेंगे नहीं, क्योंकि तीनों के रेट है 15, 5 और 40, 18, 5 और 40। तो 18 लेने में दिक्कत नहीं है, इधर हो सकता है 0 लेने में दिक्कत आ जाए तुम्हें कि जीएसटी तो लग ही नहीं रहा, लग रहा है 0% के हिसाब से जीएसटी लग रहा है। ओके, एक और एग्जांपल, सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके साथ आइसक्रीम, आइसक्रीम उसके साथ क्या होता है? आइस क्यूब, और उसके साथ चकना नमकीन। एक बंडल बना रखा है, उसमें क्या है जी? 2-3 वाइन की बोतल हैं, उसके अंदर क्या है जी? आइस क्यूब है, उसके अंदर क्या है? नमकीन ड्राई फ्रूट है। वैल्यू ऑफ पैकेट 1000। 1000 सस्ता लग रहा है, 10,000, 5,000 ले ले यार। चलो इधर ध्यान दे। अब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आइस क्यूब, नमकीन। तो ये नेचुरल बंडल है, आर्टिफिशियल बंडल है? क्या है ये? कंपोजिट सप्लाई है या नहीं? क्यों नहीं? अब ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी। जो पी रहे हैं उनसे पूछो बेटा इससे बड़ा नेचुरल क्या हो सकता है? ये चाहिए तो ये भी चाहिए ही चाहिए। सर हम तो नीट भी ले जाते हैं, वो ठीक है, अलग बात है बेटा। अब ये भी हो सकता है साहब आपका क्या हो? कंपोजिट सप्लाई हो, नेचुरल बंडल। पर ये कंपोजिट सप्लाई कभी भी नहीं हो सकती। कंपोजिट सप्लाई में सारी की सारी सप्लाई क्या होंगी बेटा? आपकी टैक्सेबल। कंपोजिट सप्लाई में सारी की सारी सप्लाई आपकी क्या होंगी बच्चे? टैक्सेबल। एक भी नॉन टैक्सेबल हुई सप्लाई इज नॉट कंपोजिट सप्लाई। जो कंपोजिट नहीं है वो बाय डिफॉल्ट किसमें आ जाएगा बेटा? मिक्स सप्लाई में आएगा। कंपोजिट सप्लाई के मेन कैरेक्टर ये है, सबसे पहला सारी सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए, दूसरी नेचुरल बंडल होनी चाहिए, और तीसरा उनमें से कोई एक क्या होनी चाहिए? प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। नो डाउट इसमें से प्रिंसिपल सप्लाई है आपकी लीकर, पर लीकर अपने आप में क्या है? नॉन टैक्सेबल। ये दोनों क्या हैं? टैक्सेबल। तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं हो सकती, चाहे ये नेचुरल बंडल भी क्यों ना हो, पर ये कंपोजिट सप्लाई नहीं हो सकती। क्या चीज है बेटा? ये
मिक्स सप्लाई, अभी मिक्स सप्लाई लिखवाऊंगा। और मजे की बात है, मिक्स सप्लाई में पूरा बंडल हाईएस्ट रेट से टैक्सेबल हो जाता है। भाई इसका तो कोई रेट ही नहीं है। आइस क्यूब मान लो 5 पे है, ये मान लो 18 पे है, क्या होगा? पूरे के पूरे 10,000 रुपए, जिसके अंदर लीकर की भी वैल्यू है, 18% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगी। मिक्स सप्लाई में दिक्कत है ये, वो इंटायर बंडल के ऊपर टैक्स लगा देता है विद हाईएस्ट रेट। ठीक है ना? तो ये क्या मानी जाएगी, कौन सी सप्लाई है? मिक्स सप्लाई। टैक्स लाइबिलिटी 10,000 का पूरा बंडल 18% के हिसाब से 1800। क्लियर? तो अब एक बार मैं मिक्स सप्लाई और लिखवा देता हूं और फिर एग्जाम्पल के थ्रू पूरा चैप्टर निपटा लेते हैं। कंपोजिट में कोई दिक्कत? हमेशा विद द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। इंसिडेंटल और एंसिलरी सप्लाई चाहे टैक्सेबल है चाहे एग्जम्प्ट है, कुछ नहीं करना। किस बंडल से टैक्सेबल होगा बेटा? मेन सप्लाई के रेट से टैक्सेबल होगा पूरा बंडल। बोलो सर, अगर प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल है और उसके साथ वाली सप्लाई नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट, अगर नॉन टैक्सेबल हुई तो बेटा कंपोजिट हो ही नहीं सकती। कंपोजिट सप्लाई के मेन कैरेक्टर हैं सारी की सारी सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए। तुम लिखो यार, फीचर ऑफ कंपोजिट सप्लाई। फीचर्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई। नंबर 1, all supplies in bundle must be taxable supplies. Second, bundle must be naturally bundle. One supply in bundle must be प्रिंसिपल सप्लाई। और बंडल में बी ऑफ गुड्स, बंडल में बी ऑफ सर्विसेज और combination of goods plus service। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, सारी की सारी टैक्सेबल होनी चाहिए, बंडल नेचुरल होना चाहिए, एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। बंडल किसी भी चीज़ का हो सकता है, इट मे बी ऑफ गुड्स, इट मे बी ऑफ सर्विस और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्लस सर्विस। कंपोजिट सप्लाई में बेटा कोई भी क्वेरी ऑनलाइन क्लियर है तो बेटा ओके लिखो। कंपोजिट सप्लाई में मिक्स सप्लाई, सेक्शन 2 क्लॉज
74। ये क्या बोलता है? इट मीन्स 2 or more सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल ने लिखा है बस, 2 or more सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और combination thereof made for a single price and which is not composite supply। पूरा बंडल क्या होना चाहिए बेटा? सिंगल प्राइस पे बिकना चाहिए। टैक्सेबिलिटी क्या होगी इसकी? किस रेट से टैक्सेबल होगा? किस रेट से बेटा? सेक्शन 8, एंटायर बंडल शैल बी टैक्सेबल विद highest rate of GST in that bundle। Entire bundle shall be taxable with highest rate of GST in that bundle। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो। हल्दीराम, ये है बेटा गिफ्ट पैक, ड्राई फ्रूट मान लेता हूँ 0%, स्वीट्स मान लेते हैं 5%, सॉफ्ट ड्रिंक मान लेते हैं 40%, नमकीन मान लेते हैं 18%। और क्या होता है भाई? चॉकलेट, ये बच गई चॉकलेट, ये भी मान लो 5%। पूरा वैल्यू ऑफ पैकेट है 2000। आप उससे अलग अलग पूछोगे वो बताता नहीं है, तो कहेगा जी बस ये चीज़ है लेनी है ले लो। सिंगल प्राइस कितना? 2000। नेचर ऑफ सप्लाई, कंपोजिट या मिक्स? मिक्स, क्योंकि इनमें से कोई प्रिंसिपल सप्लाई नजर नहीं आ रही। एक ये भी तरीका हो सकता है देखने के लिए। कंपोजिट में तो एक क्या नजर आएगी? मेन सप्लाई नजर आएगी, इसमें एक मेन पता ही नहीं चल रही। नेचर ऑफ सप्लाई मेक्स सप्लाई, तो रेट ऑफ टैक्सेबिलिटी, रेट ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा? पूरे बंडल पे हाईएस्ट रेट, पूरे बंडल का हाईएस्ट कितना है? 40।
तो जीएसटी लाइबिलिटी पूरे 2000 के ऊपर 40% के हिसाब से टैक्स। क्रक्स ऑफ द मैटर, लॉ मिक्स सप्लाई को बेटा प्रमोट नहीं करना चाहता, पर उसके बावजूद भी अगर आप बेचते हैं, करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हाईएस्ट रेट से क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। लोग खुद चाहता है अलग अलग बेचो, पर आप नहीं मान रहे, इकट्ठा बेच रहे हैं, बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटायर बंडल के ऊपर हाईएस्ट रेट से क्या कर देंगे, टैक्स लगा देंगे। क्लियर? टेक अनदर एग्जांपल, बिग बाजार, ये है शेविंग किट, इसमें रेज़र है, इसमें शेविंग क्रीम है, इसमें आफ्टर शेव लोशन है, इसमें टिश्यू है, कुछ भी ले लो यार। ये 5 पे, ये 18 पे, ये 18 पे, ये 0 पे। रेजर, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन, टिश्यू, वैल्यू ऑफ किट 1000। क्या होगा, नेचर ऑफ सप्लाई, क्या कोई इनमें मेन सप्लाई है? नहीं सर, आर्टिफिशियल बंडल। एक सप्लाई दूसरे पे डिपेंडेंट नजर नहीं आ रही। कंपोजिट में कहीं ना कहीं करेक्टर ये बैठ रहा होता है कि एक सप्लाई दूसरे के कारण हो रही है, डिपेंडेंसी है। यहां ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो रेट ऑफ टैक्स 40%, हाईएस्ट इन दैट बंडल, कहीं हमेशा वाला हाईएस्ट ले लें 40। जीएसटी लाइबिलिटी, बोलो। तो लॉ नहीं चाहता बेटा कि आप मिक्स सप्लाई करें, पर अगर करेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट रेट से क्या कर देंगे, वो टैक्स लगा देंगे। ओके, रिपोर्ट खत्म। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई चेक करूं? हाँ करो, करूंगा तो मैं फिर भी चेक करना, जरा देखना चाहता हूं बेटा मैं कि आप रट तो नहीं रहे हो कहीं, कि इस टाइप से अगर डायग्राम आ जाए तो मिक्स है, इस टाइप से अगर जहां बॉक्स बन जाते हैं डायग्राम में तो ये मिक्स हो जाती है, जहां एरो वैरो चल रहे होते हैं वो कंपोजिट हो जाती है। कहीं ऐसा तो दिमाग में सेट नहीं हो रहा? सप्लायर लिखो, देखो जरा क्या आंसर आएगा। विजय सेल्स, रिसिपिएंट आप अपना नाम लिख लेना, विजय सेल्स, टाटा क्रोमा, हरिओम, जो नाम सुन रखा हो वो डाल देना। ये दीपक जैन, शादी हो गई, शादी के बाद घर से अलग हो गए, कहानी घर घर की, घर का सामान क्या करना है, इकट्ठा करना है। चलो विजय सेल्स कि एक ही दिन में सारा सामान लेके आएंगे, पहुंच गए, एसी दिखा भाई, एसी पसंद आ गया, वैल्यू बता इसकी 40,000, रेट ऑफ जीएसटी बता, जीएसटी के ऊपर कितना परसेंट है मुझे पता ही नहीं, 28। सब हाइपोथिकेट है भाई, कोई बिल लेके मत आ जाना। चलो जी, इसके बाद रेफ्रिजरेटर दिखा भाई, रेफ्रिजरेटर 1 लाख,
रेट ऑफ जीएसटी 18%। 28 तो यार अब कोई रेट ही नहीं रहा, 40 रेट है, 40 कर लो। चल भाई एलसीडी एलईडी दिखा, लो जी एलसीडी लो, 18,000, केवल 5%। और कुछ क्या होता है? वॉशिंग मशीन दिखा, वॉशिंग मशीन भाई ये कितने की आती है? 50,000। मैं हाइपोथिकेट ले रहा हूँ 0%। लोग कह रहे हैं सीए साहब है बेचारे, कपड़े धोएंगे, कब पढ़ाएंगे, 0 पे कर दो। है नहीं, मैं समझाने के लिए। अलग अलग आइटम परचेज करी, काउंटर पे पहुंचे, बिलिंग सिस्टम, चार आइटम छाट ली बेटा, काउंटर पे पहुंच गए, बिलिंग सिस्टम बना दे भाई इसका बिल, केस 1 इसका बिल बना दे। उसने सेपरेट वैल्यू ली, ये बिल बन रहा है, महसूस करना बिल है ये। एसी 40, रेफ्रिजरेटर 1 लाख, एलसीडी 18,000, वॉशिंग मशीन 50,000। टोटल करना भाई 2,08,000। मैंने बोला जो जीएसटी है चार्ज कर और मुझे विदा कर। क्लास भी लेनी है, सी इन प्रैक्टिस भी है, इतना टाइम नहीं। बना दिया उसने भी बिल, वो भी हमसे ज़्यादा जल्दी पे था। लिखा। दूसरा, बीइंग ए ट्रू इंडियन, पहले तो मैं बस छाट रहा हूं, कुछ नहीं, तू रेट बताता रहे। एसी कौन सा बढ़िया चल रहा है? एसी नेपोलियन का बढ़िया है, रेट बता 40,000, डन। आगे चल। रेफ्रिजरेटर कौन सा बढ़िया चल रहा है? एलजी के बढ़िया है जी, 2 डोर चाहिए, 3 डोर चाहिए, ये वाली आइटम रेट बता 1 लाख, डन। अभी वहां तो मैं डन करे जा रहा हूँ, तू छाटे जा एक बार। वाइफ को बोल रखा बस तू छाट जो जो तुझे चाहिए। तीसरी एलसीडी 18,000, डन। चौथा आइटम वॉशिंग मशीन 50,000, डन। वाइफ को बोला तू घर जा। अब सेलमैन को बुलाया, बात सुने जरा, इन सबका टोटल बता कितना बन रहा है? 2,08,000, 1.5 लाख दूंगा। बीइंग ए ट्रू इंडियन होता है, आम बात है बेटा, पेरेंट्स से पूछना। सबका टोटल कितना हो गया? 2,08,000। वाइफ को घर भेज दिया, जाओ सामान घर पे आ जाएगा। अब सेलमैन को बुलाया, बात सुन इधर आ तू जरा। अब इसका टोटल बता कितना बन रहा है जी? 2,08,000, 1.5 लाख दूंगा, देता हो तो बता, नहीं बगल में जा रहा हूं हरिओम के, रोनी में तीनों इकट्ठे हैं, टाटा क्रोमा, हरिओम और विजय सेल्स। 1.5 लाख में देता हो तो दे, नहीं मैं बगल में जा रहा हूं हरि ओम के। नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको 2,08,000 की जगह 2 लाख में दे देता हूं। 1,55 देना है तो बता, नहीं मैं अभी की अभी क्या निकल रहा हूं, बाहर निकल रहा हूं। सर 1,90 लास्ट एंड फाइनल प्राइस है, मैं इससे नीचे नहीं आ सकता। 1,58 देना है तो बता, नहीं मैं तो चला। ठहरो सर, मैं अपने सीनियर को बुलाता हूं। होता है बिल्कुल, कभी जाके देख लेना, बिल्कुल सेम यही कहानी होती है। मैं अपने सीनियर को बुला के लाता हूँ। सीनियर आ गया जी, हाँ सर बताएं क्या क्या है। भाई ये 4 आइटम है, आपका लास्ट प्राइस 1,90,000 आ रहा है, मैंने 1,58 बोल दिया। छोड़ो सर, कुछ नहीं कर रहा वो कैलकुलेटर पे ऐसे ही हाथ पैर मार रहा है। वो बोल रहा है नहीं सर छोड़ो, 1,75 इसको डन करो। 1,60 मैं अपनी तरफ से कितने पे आ गया? 1,60 देता हो दे भाई, लास्ट है, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं, मैं चलूँ बगल में, डन। 1,60 पे क्या कर दिया उसने? डन कर दिया। मैंने पूछा जरा अलग अलग बताइए कैसे होगा, उसने बोला अलग अलग कुछ नहीं है, मैं इकट्ठा लिख दूंगा, एसी प्लस रेफ्रिजरेटर प्लस एलसीडी प्लस वॉशिंग मशीन 1,60,000। अलग अलग तो आपने कुछ बताया, आप ही ने नहीं बताया। जब मैंने 1,50 लगाए थे तो मैं तो चारों के इकट्ठे बता रहा हूं कि चारों के मिला के मैं कितने दूंगा? 1,50,000। तो सामने वाले भी लमसम ही चल रहा है बेटा, वो भी कह रहा है जी चारों के मिला के कितने में डन हो गया था मेरे एग्जाम्पल में? 1,60,000। अब दूसरी बिलिंग हो रही है ऐसे, सम टोटल ये बिल है, महसूस करें। अब वो अलग अलग नहीं बताएगा, अब वो ऐसे कर देगा, एसी प्लस रेफ्रिजरेटर प्लस एलसीडी प्लस वॉशिंग मशीन 1,60,000। दोनों में डिफरेंस आपके समझ में आ रहा है या नहीं? दोनों बिलिंग सिस्टम में आप कहीं पर भी बेटा परचेजेस करने जाते हैं, ट्राउजर परचेज करी, शर्ट परचेज करी, बेल्ट परचेज करे, परफ्यूम परचेज करे, पेन परचेज करा बिग बाजार में या कहीं पर भी बंसल बिंदल के, गोयल के, काउंटर पे पहुंचते हैं वो बिलिंग कर देता है। काउंटर पे पहुंचे वो बिलिंग कर देता है, कोई बार्गेनिंग कुछ नहीं हो रही, तो वो जीएसटी बिलिंग उसने बना दी। दूसरा ऐसा भी तो सिस्टम चलता है, लमसम खरीदते रहो, एक बार सामान इकट्ठा कर लो, फिर आखिरी में उससे क्या करेंगे बेटा? बहस करेंगे। अलग अलग बहस करेंगे तो वो भी समझ जाएगा नालायक।
40 पे अगर मैं शुरू हो जाऊंगा ना, नहीं नहीं जी मैं तो इसके 30 दूंगा, और रेफ्रिजरेटर के बोलेगा ही फिर 1,20,000। इसलिए पहले उसको बोलने दो, लेट हिम स्पीक। इकट्ठा हो गया और फिर घर वालों को पहले बाहर भेज दो, नहीं वो भी दुखी करते हैं कि तुम अब जाओ, अब तसल्ली से सेलमैन से बात करो। सेकंड वाली बिलिंग साइकिल बन गई 1,60,000। वो अलग अलग नहीं बताएगा इसमें क्या हो, की करिए, व्हाट टू डू। बोलो पहला सिस्टम बोलो, कंपोजिट सप्लाई पहला बिलिंग, मिक्स सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई या नॉर्मल सप्लाई। अगर आपने बोला कंपोजिट सप्लाई, पूरे बंडल में बेटा प्रिंसिपल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। इन चारों में से प्रिंसिपल कौन सी है? अगर आपने बोला जी नहीं मिक्स सप्लाई, पूरा बंडल हाईएस्ट रेट से क्या हो जाएगा बेटा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आप बोल रहे हो सर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल है, अलग अलग चीज आप परचेज कर रहे हो, बंडल आपने इकट्ठा बनवा लिया, अलग अलग चीज आप परचेज कर रहे हो, बिल आपने क्या कर लिया, इकट्ठा बनवा लिया, तो इस केस में क्या होगा जल्दी बोलो? नॉर्मल सप्लाई, सेपरेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेपरेट रेट, सेपरेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेपरेट रेट। तो ये नॉर्मल सप्लाई है, ध्यान रखना। सर बंडल तो ये भी बन रहा है फॉर ए सिंगल प्राइस, थोड़ी ना है, अलग अलग प्राइस है। मिक्स सप्लाई का मेन कैरेक्टर क्या है? सिंगल प्राइस। पूरा बंडल क्या होना चाहिए? सिंगल प्राइस का होना चाहिए। ये नॉर्मल सप्लाई है, क्या मतलब है इसका? रेट ऑफ जीएसटी अलग अलग पे अलग अलग लगेगा। एसी पे कितना था क्वेश्चन में देखना, 40। रेफ्रिजरेटर पे, एलसीडी, वॉशिंग, ये जीएसटी आएगी। तो अगर नॉर्मल सप्लाई होती है तो जीएसटी ट्रीटमेंट बताना क्या है? सेपरेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेपरेट रेट ऑफ जीएसटी। तो ये याद रखना, मेयरली बिकॉज मैंने 5, 7, 10 आइटम इकट्ठी खरीद ली तो उसको कंपोजिट या मिक्स में मत ले जाना। जैसे आप भी तो परचेजिंग कर रहे हैं यार जाके, तो कोई कंपोजिट या मिक्स थोड़ी ना है, अलग अलग आइटम परचेज कर रहे हैं। एक्स परचेज कर लिया, वाई परचेज कर लिया, जेड परचेज कर लिया, काउंटर पे खड़े हो गए, बिल बना दे भाई। अरे मॉल में गए परचेजिंग करने, यही तो कर रहे होते हो यार, एक्स खरीद लिया, वाई खरीद लिया, जेड खरीद लिया, ए खरीद लिया, बी खरीद लिया, 5 आइटम उस पर काउंटर पे रखी, बिल बना दे। वो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग रेट से जीएसटी चार्ज कर रहा होता है। तो ना तो वो कंपोजिट है ना वो मिक्स है, वो कौन सी सप्लाई है? नॉर्मल। सेकंड वाला एग्जांपल दो। मैं कह रहा हूं भाई अलग अलग रेट बता दे, उसका क्या है? बोला जी अलग अलग क्या बताऊं, ये तो लमसम चल रहा है। आपने भी लमसम बताया, आपने भी तो कौन सा अलग अलग बताया? अलग अलग बताते हैं, बार्गेनिंग ज्यादा होने लग जाती है। वो लमसम बता दिया उसने, खत्म हो गया। ये क्या है? परफेक्ट है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है बेटा मिक्स सप्लाई। अब ये बन गया बंडल ऑफ गुड्स, आर्टिफिशियल बंडल है और आपका बेटा सिंगल प्राइस के लिए है। सेकेंड वाले पे क्या लग जाएगा? पूरे बंडल के ऊपर हाईएस्ट रेट से जीएसटी चार्ज होगा, पूरे बंडल के ऊपर। क्या हो जाएगा? मिक्स सप्लाई। आंसर दो। जीएसटी 1,60,000, हाईएस्ट रेट क्या है इस बंडल में? 40%। आंसर? ठीक है ना? तो अगर अब मैं इन सबको इकट्ठा करूं, लिख रहे हो आप, क्रक्स है ये, बंडल ऑफ गुड्स सर्विस, नेचुरल बंडल,
अपने आप ही बन रहा है भाई, आर्टिफिशियल। लास्ट वाले एग्जाम्पल से आपके फिट समझ में आएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। फर्नीचर खरीदने जाए, सोफा इतने का, ठीक है तू डन कर, बेड इतने का डन कर, डाइनिंग इतने का तू डन कर, एक्स इतने का तू डन कर, फिर आखिरी में इकट्ठे में आते हैं अब लमसम में बता, सुनाई नहीं बेचती हो कोई। घर का फर्नीचर, मैरिज है आपकी, डाउरी में आपको क्या देना है, फर्नीचर देना है, तो उसमें भी तो ये ड्रामा चलेगा, चलो कीर्तिनगर, चलो जेल रोड, छाट लो, सोफा इतने का, बेड, उसको बोल रहे तो वो बोल रहा है सोफा इतना डन है भाई, बेड इतने का डन है भाई, आपका क्या होता है वो स्क्रीन जिसमें शीशा लगा होता है, डाइनिंग टेबल क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग टेबल, ये एक्स इतने का, इसको भी क्या कर दो साहब, डन कर दो, हो गया, घर वालों को भेज दिया, आप जाओ। अब बता कि इन सबका क्या है। एक तो वो कह रहा है जी लेना है लो, नहीं बाहर निकल जाओ चुप चुप, ये 50 का, ये 70 का, ये 2 लाख का, दे दे भाई, अलग अलग रेट से, फिर अलग अलग नॉर्मल सप्लाई है वो। और कई ऐसे होते हैं जो बार्गेनिंग कर रहे हैं, फिर लमसम पे आ जाते हैं, तीनों के मिला के उसके बन रहे 3 लाख, मैं शुरू हो गया 1 लाख से, कि 1 लाख प्रोवाइड एक्चुअली में, और 1.25 लाख के आसपास डन भी हो जाता है यार, इतनी जबरदस्त बार्गेनिंग होती है वहां पर। 1.25 लाख पे क्या हो गया जी, डन हो गया, तो 1.25 लाख पे अगर डन हो गया, पूरा आर्टिफिशियल बंडल बन रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये मिक्स सप्लाई। और अगर वो मान ही नहीं रहा, एक रेट की उसकी दुकान है, लेना लेने, बाहर निकल जाओ, दे दे भाई। जेन्युइन तो तभी लगता है ना जब एक रेट की होती है, तो उसने सेपरेट वैल्यू लगाएगा, सेपरेट रेट ऑफ जीएसटी। गॉट इट? बोलो अब जरा, नेचुरल बंडल क्या माना जाएगा, ये हमेशा ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई। और यहां सिंगल प्राइस चार्ज होगा पूरे बंडल का, या सेपरेट भी हो सकता है? गुड्स की वैल्यू 50 लाख, ट्रांसपोर्टेशन बेटा 50,000, इंश्योरेंस 20,000, अलग अलग दिखाएंगे या इकट्ठा भी दिखा सकते हैं, कोई सा भी डेफिनेशन पढ़ के बता दो। कंपोजिट में कुछ लिखा है फॉर अ सिंगल प्राइस, तो क्या होगा, प्राइसिंग में भी सिंगल, प्राइसिंग में भी सेपरेट। प्राइसिंग में भी सिंगल, प्राइसिंग में भी सेपरेट। किस रेट से टैक्सेबल होगा भाई? टैक्सेबल with the rate of principal supply। आर्टिफिशियल बंडल 2 केस बनेंगे, सिंगल प्राइस है, सेपरेट प्राइसिंग है। विजय सेल्स वाला एग्जांपल दिमाग में रखना, एसी रेफ्रिजरेटर सिंगल प्राइस था या सेपरेट प्राइस था? सिंगल प्राइस है तो मत बोलो, मत बोलो बेटा, याद हो जाएगा। सिंगल प्राइस है तो मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई होता है तो इंटायर बंडल शैल बी टैक्सेबल विद हाईएस्ट रेट। सेपरेट प्राइसिंग, ये ना कंपोजिट है ना मिक्स है, तो नॉर्मल सप्लाई है, मल्टीपल चीजें खरीदी हैं, बिल करवा रहे हो, मॉल पे जाके मल्टीपल चीजें खरीद ली, उसकी बिलिंग करवा रहे हैं, जूता खरीद लिया, चप्पल खरीद लिया, ड्रेसिंग मटेरियल खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, उसकी बिलिंग हो रही है बस। तो नॉर्मल सप्लाई किस रेट से? हाईएस्ट रेट से, प्रिंसिपल रेट से, सेपरेट रेट से? सेपरेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेपरेट रेट। ठीक है जी, अब पहले जरा डाउट देख लूं फिर आगे लेके चलता हूं। एक डाउट है, सब मिक्स आइटम में सारी 0% वाली हो तो, अरे नालायक, इतना तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन बन रही है। कोई भी बंडल में अगर सारी ही 5 वाली हैं, कोई भी बंडल में अगर सारी ही 18 वाली हैं, बंडल में सारी ही 40 वाली हैं, फिर तो हम ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ रहे। ये फर्क ही तब पड़ेगा जब रेट ऊपर नीचे हो। सर दोबारा बोलो धीरे धीरे। बच्चा कह रहा है जी बंडल में सारी ही 0 वाली हो तो पढ़ क्यों रहा है? वो चाहे सिंगल प्राइस हो चाहे सेपरेट प्राइस हो, सब पे 0 रहेगा।
सर एक पे गोभी है, उसी बंडल में शिमला मिर्च है, उसी बंडल में मेथी है, उसी बंडल में पालक है, पूरा बंडल हमने क्या कर दिया 500 रुपए का बेच दिया। ये कंपोजिट है या मिक्स है? मैं कहूँ ये कुछ भी हो, उस बंडल में सारे ही क्या है, 0 पे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सबका रेट ही यूनिफॉर्म हो फिर ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यार, फिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? सर ये आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, सॉरी। ये हम तब पढ़ रहे हैं जब रेट बंडल में ऊपर नीचे हैं, एसी भी 18% पे, इंस्टॉलेशन भी 18% पे, फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? दोनों पे 18 लगेगा। इन्वर्टर भी मान लो 40% पे, यूपीएस बैटरी भी उसकी 40% पे, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? वो कंपोजिट बोल ले, मिक्स बोल ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, दोनों पे ही क्या लगेगा, 40 लगेगा। ये भाई तब पढ़ रहे हैं जब बंडल में कुछ 5 पे है, कुछ 18 पे है, कुछ 40 में है। लिख लो किसी कोने में, ये पूरा चैप्टर मैं तब पढ़ा रहा हूं जब उस बंडल में अलग अलग हैं, कोई 0 वाली है, कोई 5 वाली है, कोई 18 वाली है, कोई 40 वाली है। क्वेरी तो ये भी ठीक है यार, बच्चे की क्वेरी है सर सारे ही 5 वाले हो तो क्या होगा? भाई कंपोजिट कर ले तो भी 5 लगेगा, मिक्स कर ले तो भी 5 लगेगा। चलो एक क्वेरी हुई। दूसरी क्वेरी, सर अगर सारे गुड्स नॉन टैक्सेबल हो तो? सर एक में लीकर है, लीकर के साथ एक पेट्रोल है, दोनों का मैं बंडल बेच रहा हूं, जीएसटी में क्यों पड़ रहा है? दोनों पे जीएसटी नहीं है, उसको कुछ भी नाम दे दे, अपना नाम दे दे उसको, दीपक जैन सप्लाई। नादान बालक। सर सारे ही सारे नॉन टैक्सेबल है, मैं ठेके पे वाइन बोतल की क्या बना देता हूं, गिफ्ट पैक बना देता हूं, तो भाई वो तो जीएसटी नहीं लगेगा यार, सारी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। फिर भी चलो क्वेश्चन को वेटेज दे देते हैं। अगर सारी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, आंसर पढ़ ही क्यों रहे? जीएसटी के दायरे से ही क्या है, सारी की सारी बाहर है, कुछ भी नाम दे देना, कुछ नहीं होगा, कोई जीएसटी नहीं। सर डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनका सेपरेटली डिस्काउंटेड रेट भी तो निकाल सकते हैं। मैं अगर परचेज करने जाऊं, मैं उसको ऐसे बिल बनाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बिल बनाते ही सीधा 40% पे आएगा। ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर मैं उसको बोलूँगा भाई जितना लेस हो गया, मेरे एग्जाम्पल में 2.8 से 1.60 पे आ गया 48,000, इसको इस रेशो में अपोर्शन करके अलग अलग बिल बना दे। अदर देन जीएसटी कल को बेटा गारंटी में भी फिर दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो अगर मैं इकट्ठा बिल बनवा लूँगा, किसी की एक गारंटी साल की है, किसी की 2 साल की है, किसी की 5 साल की है, वो अलग अलग होना चाहिए बिल के ऊपर। तो बीइंग ए सीए, बीइंग ए कॉमर्स के स्टूडेंट, हम तो इस टाइप का बिल ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें मन मन में ही पता है ये 40% पे लगा देगा। तो हम तो डिबेट करने के बाद क्या करेंगे, भाई 1.60 हो गया, अब बिल बना तू अलग अलग, और बल्कि मेरे जैसे तो 4 बिल बनवा ले, मैं लफड़ाई खत्म कर दूं, क्योंकि मुझे ये पता है उसके सॉफ्टवेयर काम कर रहे होंगे, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर ही ना पिक कर ले। मैं तो ये बोल दूंगा 4 बिल बना, एसी का अलग बना, रेफ्रिजरेटर का अलग बना, एलसीडी का अलग बना, वॉशिंग मशीन का अलग बना। नहीं, हाँ, पर अगर एक बिल बन गया तो हाईएस्ट रेट। आओ अब सर्कुलर है भाई कुछ, और इसमें दिमाग मत लगाना, जो सर्कुलर ने डिसाइड कर रखा है वो चीज़ मानी जाएगी, वो या तो गुड्स मानी जाएगी या सर्विस मानी जाएगी, बहस मत करना, लॉ ने डिफाइन करा है। और आधे ज़्यादा इंडस्ट्री तो मुझे ही नहीं पता कि क्या इंडस्ट्री है यार ये। लेटेस्ट सर्कुलर 2 तो मैंने पढ़ा दिए, वो खाली रिवाइज करा दो बस। प्रिंटिंग इंडस्ट्री वाला, बुक छपवाते हैं, कंटेंट हमारा है, तो वो है प्रिंटिंग सर्विस, बाकी सब कुछ वो खुद ही छाप रहा है, हमारा तो केवल लोगो लगाता है। वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। टायर पुराने खरीद के मैं उस पर रीडिंग करता हूँ तो क्या माना जाएगा बेटा, वो आपका साहब सेल ऑफ टायर गुड्स है। और अगर मैं क्लाइंट के टायर पे रीडिंग करता हूँ तो वो क्या मानी जाएगी, सर्विस मानी जाएगी। चलो अगले सर्कुलर पे आओ बेटा, बस बिल्डिंग एक्टिविटी। ये क्या ड्रामा होता है? बस बिल्डिंग एक्टिविटी, कोई आइडिया इसके बारे में? जो ट्रक हम परचेज करते हैं, वो ट्रक जो बेटा फैक्ट्री या कंपनी जो भी मैन्युफैक्चर से आता है, वो पीछे से प्लेन होता है, बाद में उसके पीछे बॉडी लगती है,
केवल चेसिस आती है, बाद में उसके ऊपर अलग से क्या लगती है, बॉडी लगती है। मार्केट में जितने भी ट्रक रोड पे, मार्केट क्या बोल रहा हूँ, रोड पे जितने भी ट्रक आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री से ऐसे ही नहीं रिमूव होते हैं। फैक्ट्री से तो रिमूव क्या होते हैं, केवल पीछे टायर होता है, उसके बाद क्या लगती है, वो बॉडी लगती है। हाँ कर दो, ना भी बताओ। मैंने भी सर्कुलर के बाद ही समझा था कि ऐसा भी कुछ है, मुझे लगा था ट्रक की फैक्ट्री से ऐसे आते होंगे। ट्रक फैक्ट्री से क्या आते हैं बेटा, रॉ फॉर्म में। आगे जो ड्राइवर वाली साइड होती है वो तो पूरी बनी होती है, पीछे वाली जो साइड होती है वो बाहर, उसको हम क्या करवाते हैं, बॉडी लगवाते हैं। उसको बोलते हैं बस बिल्डिंग एक्टिविटी। नाम बस है, इसमें ट्रक भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो आपकी ओपिनियन लेता हूं। टाटा बस, टाटा के ट्रक आता है ना, हाँ, टाटा ट्रक वाला बेटा टाटा के ट्रक भी देता है और वो फिर ऊपर से चेसिस भी प्रोवाइड करता है। ट्रक तो दे ही रहा है, आप कह रहे हैं जी कंपनी वाले को ही चेसिस भी आप ही लगवा दो। हल्दो बाहर से लगवाते हैं थोड़ी सस्ती पड़ती है, कंपनी से लगवाते हैं थोड़ी महंगी पड़ती है, पर उनकी सर्विस क्या होती है, वर्ल्ड क्लास होती है। टॉप क्लास फर्निशिंग वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो दो केस बनेंगे बेटा, गुड्स उसकी अपनी है टाटा वाले की, या गुड्स हम ले गए और उसको बोल रहे हैं भाई तू लगा के दे दे बस। गुड्स नॉट ओन्ड बाय हिम। ये तो थोड़ा हैवी हो गया, आपको मैं दूसरे बच्चों वाले एग्जांपल से लेता हूं। कार में सीएनजी फिट करवानी है, कार में सीएनजी फिट करवानी है, तो सीएनजी एक तो सिलेंडर आप अपने साथ ले गए, एक सामने वाले को बोल दिया ओ भाई सिलेंडर भी तेरा, फिटिंग भी तू कर। एक तो मैंने ये बोल दिया भाई गैस सिलेंडर तो मेरे पास है, आप खाली फिटिंग कर देना। एक मैंने उसको ये बोल दिया भाई सिलेंडर भी तेरा, फिटिंग भी तू ही कर। पहले उस एग्जांपल पे आओ, फिर इससे जोड़ लेना बेटा। मैं आपके पास कार ले गया, सिलेंडर भी आपका, फिटिंग भी आप करके दोगे। आप मुझे क्या कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, सिलेंडर बेच रहे हो, या सिलेंडर इंस्टॉलेशन की सर्विस दे रहे हो? और दूसरा, मैं अपना कार भी मेरी, सिलेंडर भी मेरा, मैंने बोल दिया भाई फिट कर दे, सर्विस। समझ में आ रहा है? अगर आपका बेटा सिलेंडर भी आपका और उसमें फिटिंग भी आप करके देंगे तो ये सेल ऑफ सिलेंडर है। और अगर सिलेंडर मेरा, आप केवल फिटिंग करके देते हैं, तो ये क्या है बेटा, आपकी फिटिंग सर्विसेज है। सेम कहानी इसमें है। गुड्स अगर हमारी अपनी हैं, हम उसको क्या कह रहे हैं बेटा, आप क्या कर दो, फिट कर दो। देन इन दैट केस हमारी अपनी गुड्स हैं, उसकी नहीं है, नॉट ओन्ड बाय हिम। सप्लायर के एंगल से पढ़ रहे हैं हम, सप्लायर, सप्लायर। अगर गुड्स सप्लायर की है तो ये क्या माना जाएगा, सेल ऑफ गुड्स। और अगर गुड्स हम लेके जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं भाई तू फिट कर दे खाली, फिर ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, दोनों सप्लायर के एंगल से, गुड्स ओन्ड बाय सप्लायर, गुड्स नॉट ओन्ड बाय सप्लायर। अगर सप्लायर की गुड्स भी अपनी हैं और वो उसको फिट करके देगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। गुड्स उसकी नहीं है बेटा, गुड्स हम ले गए, उससे तो खाली हम फिटिंग करवा रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। जस्ट लाइक सीएनजी, सीएनजी भी उसकी फिटिंग भी वो करके दे रहा है, तो सेल ऑफ सीएनजी दे रहा है बेटा। और अगर हम केवल फिटिंग करवा रहे हैं तो वो फिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? सर्कुलर का नंबर 26/2018। नेक्स्ट सर्कुलर नंबर, ये एग्जाम में आया हुआ है, 13/2023। सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल। क्या बोला लो ने, ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ
रेस्टोरेंट सर्विस, फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस टैक्सेबल, किस रेट से? विद द रेट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। फेवर में है बेटा ये, रेस्टोरेंट सर्विस का रेट कम होता है 5%। तो वहाँ के बर्गर वैसे ही महंगे हैं, पॉपकॉर्न वैसे ही महंगे हैं, और अगर पॉपकॉर्न वाला रेट लग जाए वो और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। तो सिनेमा हॉल वालों की रिक्वेस्ट पे बेटा ये बोल दिया कि इसको रेस्टोरेंट सर्विस की तरह ट्रीट करो। रिलैक्सेशन केवल किस पे है? सिनेमा हॉल। एयरपोर्ट पे भी है ये, वहाँ रिलैक्सेशन नहीं है। फूड बेवरेजेस एयरपोर्ट पे भी है बेटा, वहाँ रिलैक्सेशन नहीं है। इसी में अगर मैं आपसे एक पूछूं, अब आंसर दे देना क्योंकि अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। आपने मूवी टिकट प्लस मील फैसिलिटी दोनों इकट्ठी बुक करवा दी, जो केवल मूवी टिकट बुक करवा रहे हैं, एंटरटेनमेंट सर्विस है, उस सर्विस के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। जो केवल मील फैसिलिटी ले रहे हैं अलग से सेपरेटली, उसमें दिक्कत नहीं, वो रेस्टोरेंट सर्विस मानी जाएगी। जो एक कॉम्बो ले रहे हैं बेटा, क्या हो जाएगा ये? कंपोजिट सप्लाई। परफेक्ट है, यही सर्कुलर ने बोला है। अगर ये कॉम्बो है, ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई, इंटायर बंडल शैल बी टैक्सेबल विद द रेट ऑफ मूवी टिकट। मेन कैरेक्टर क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है इसमें से बेटा? मूवी। तो लिख दो ये, मूवी टिकट प्लस मील फैसिलिटी ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई मूवी। टैक्सेबल विद द रेट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट, सर्कुलर नंबर 21/2018। आपकी ओपिनियन लेता हूं यार, क्योंकि ये ना होता मैं तो गलत सोच रहा था। पहले आपको देखता हूं कि आप भी मेरी तरह हैं या डिपार्टमेंट की तरह से सोच रहे हैं। कार सर्विस करवाने जाते हैं, कार की सर्विस होती है, उसका बिल जो आता है बेटा, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, एक्स चेंज, वाई चेंज, सर्विस चार्ज, ये वो, इस पे किस रेट से लगे भाई? कार की आप सर्विस करवाने जा रहे हैं, इंजन ऑयल चेंज होता है, ब्रेक ऑयल चेंज होता है, फिल्टर चेंज होता है, एसी के फिल्टर चेंज होते हैं, उसके बाद वो उसके क्या करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, वॉशिंग होती है। ये कौन सी सप्लाई है? ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है? कार की सर्विस करवानी है, ऑयल चेंज होगा, उसकी वॉशिंग भी होगी। अब देखने में लग रहा है नेचुरल बंडल। अब इसमें मेन सप्लाई कौन सी है भाई? ऑयल चेंज होगा तो उसकी सर्विस करवा ली, सर्विस करवानी थी, ऑयल चेंज करवा लिया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो अलग बात है, सर्कुलर आ गया और उसने पोजीशन सारी क्रिस्टल क्लियर कर रखी है, पर आपकी भी ओपिनियन तो लूं मैं, क्या होना चाहिए। निर्मला सीतारमण है बेटा, क्या समझ में आ रहा है आपके? कार सर्विस का बिल बना हुआ है, इंजन ऑयल 4000, इसके अलावा बेटा आपका ब्रेक ऑयल 3000, XYZ 2000, कार सर्विसिंग चार्जेस दिस एंड दैट। मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई का मतलब पूरा बंडल किस रेट से होना चाहिए? हाईएस्ट रेट से होना चाहिए। और अगर कंपोजिट सप्लाई मान ले तो
प्रिंसिपल, अब इसमें प्रिंसिपल को इसको माने भाई, इंजन ऑयल को मान लो सर, इंजन के बिना गाड़ी क्या चलेगी, तो इंजन की जो सर्विस कर रहे हैं फिर वो भी तो मेन होनी चाहिए, बिना सर्विस को इंजन ऑयल कैसे डलेगा? क्या कहते हो? मिक्स। लॉ ने बेटा इनको रिलैक्सेशन दी। वैसे प्रैक्टिकल किसी ने देखा हो बिल, कार सर्विस करवाई हो? ट्रीटेड एज नॉर्मल सप्लाई, अलग अलग आइटम पे अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी लगेगा, अलग अलग आइटम पे अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी लगेगा। ये है बेटा आपका सर्कुलर नंबर 21/2018। ये अगर ना होता सर्कुलर तो मेरे हिसाब से मिक्स है ये, कोई नेचुरल बंडल बन नहीं रहा बेटा ये, इसमें जिसका जो मन कर रहा है वो डलवाओ, ठीक है। अगर नेचुरल बंडल बन भी रहा हो, प्रिंसिपल सप्लाई पता नहीं चल रही कि उनमें से मेन सप्लाई कौन सी है। अगर ये सर्कुलर ना होता तो मैं शायद आंसर देता ये मिक्स सप्लाई है, पूरे बंडल को टैक्सेबल कर दो किससे बेटा? हाईएस्ट रेट से। पर लॉ ने बेटा क्लैरिफिकेशन दे दी, सेपरेट रेट से लगेगा भाई, तो लिख दो इन केस ऑफ सर्विसिंग ऑफ कार, स्कूटी, किसी भी चीज की सर्विसिंग, कहीं मैं कार लिखवाऊं एग्जाम में बाइक आ जाए और आउट ऑफ सिलेबस, कोई भी सर्विस है। इन केस ऑफ सर्विसिंग ऑफ कार, स्कूटी, बाइक इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज or combination thereof, where the value of goods or services shown separately CBIC has clarified that goods or services liable to GST as per applicable rate. दोबारा, in case of servicing of car involving supply of goods or service or combination thereof, where the value of goods or services shown separately, where the value of goods or services shown separately, CBIC has clarified that goods or services liable to GST as per applicable rate. आयुष बढ़िया आंसर है बेटा तेरा। अगर सेपरेट प्राइसिंग है तो नॉर्मल सप्लाई, सिंगल प्राइस है तो मिक्स। बहुत बढ़िया, सर्कुलर ने भी यही वर्ड यूज़ करा था, वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज शॉन सेपरेटली। बिल देखना उसका अलग अलग आता है, सब कुछ लिखा हुआ। ठीक है जी, सॉफ्ट कॉपी आपके ग्रुप पे बेटा आज ही शेयर हो जाएगी। चैप्टर मेरी तरफ से वाइंड अप, 2-4 क्वेश्चन देख लो, एमसीक्यू करवा देता हूं। चैप्टर मिलेगा बेटा बुक में, सॉफ्ट कॉपी भी आई है नहीं आई, ग्रुप पे आई है। रौनक बेटा ये सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे शेयर करवा दियो, जो मैंने आपको भेजी थी ना। चलो एक एग्जाम का क्वेश्चन है यार, सामने ध्यान देना। आइडिया भी आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये एक बिल्डिंग, ये रेजिडेंशियल, ये कमर्शियल, एक ही बिल्डिंग है।
रेजिडेंशियल पे जीएसटी एग्जम्प्ट, मेगा एग्जम्पशन में पढ़ाऊंगा। कमर्शियल में जीएसटी लगता है। एक ही बिल्डिंग मान लो, दो अलग अलग बिल्डिंग मान लो, कैसे मर्जी। रेजिडेंशियल के ऊपर क्या है बेटा आपका जीएसटी एग्जाम, मेगा एग्जामिशन में पढ़ाऊंगा। कमर्शियल के ऊपर जीएसटी लगता है। टीनेंट, अब अगर आप होते पढ़े लिखे पर्सन, आप दो अलग अलग एग्रीमेंट करते, कमर्शियल का एग्रीमेंट अलग करते, रेजिडेंशियल का अलग करते, क्योंकि आपको पता है रेजिडेंशियल पे एग्जाम्प्ट है, कमर्शियल पे जीएसटी लगता है। पर आप नालायक हैं, आपने इसका क्या कर दिया, सिंगल एग्रीमेंट। रेंट आपने दोनों का इकट्ठा बता दिया 1 लाख। एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, प्रॉपर केस स्टडी आई हुई है। आपके पास 2 बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, या एक बिल्डिंग के 2 फ्लोर हैं, रेजिडेंशियल है कमर्शियल है। रेजिडेंशियल पे जीएसटी एग्जाम्प्ट होता है, कमर्शियल के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। आपने अलग अलग एग्रीमेंट नहीं करे, सिंगल एग्रीमेंट कर लिया और वैल्यू बता दी दोनों की मिला के 1 लाख। जीएसटी ट्रीटमेंट क्या होगी? खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था और एग्जाम में लिटरली ये भी नहीं पता चल रहा होगा बच्चों को ये है कौन से चैप्टर से, क्या चीज है ये। कंपोजिट सप्लाई, नेचुरली बंडल, 2 सप्लाई इकट्ठी हो गई ना, सर्विसेज 2 हो गई आपके बेटा। एक रेजिडेंशियल सर्विस आपने दी है, एक कमर्शियल की सर्विस आपने दी है, तो बंडल ऑफ सर्विस हो गया ये। और आपने क्या कर दिया बेटा, एक ही एग्रीमेंट कर लिया फॉर अ सिंगल प्राइस। किसके लिए कर लिया आपने, सिंगल प्राइस। ये मिक्स सप्लाई है, ये मिक्स सप्लाई है। प्रिंसिपल तो इसमें पता नहीं चलेगी भाई, ये क्या चीज है, मिक्स सप्लाई है। पूरा बंडल आपने सिंगल प्राइस के लिए करा है। पूरे 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा। ये अगर फाइनल में क्वेश्चन आता वो और ज्यादा केस स्टडी डेप्थ में डाल देता। एरिया 50-50% है, एसएससी कह रहा है 50-50 हजार कर दो, 50,000 कमर्शियल वाले पे जीएसटी ले लो, रेजिडेंशियल वाले पे छोड़ दो। डिपार्टमेंट कह रहा है हम पूरे 1 लाख पे लेंगे, कमेंट। और अगर सीधा लिख के आ गए 50,000 पे लगेगा, 50,000 पे नहीं लगेगा, 1 नंबर मिलेगा नहीं। ये लॉ से बैकअप देना पड़ेगा। तो क्या चीज है भाई ये, मिक्स सप्लाई। 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई ऑफ सर्विस है, आर्टिफिशियल बंडल बन रहा है बेटा, सिंगल प्राइस है। पूरे के पूरे 1 लाख पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, कमर्शियल के रेट से टैक्सेबल होगा। तो एग्जाम में मुझे नहीं पता वो क्या चीज प्रोवाइड कर दे, कुछ भी दे दे बेटा। वो जो मैंने विजय सेल्स वाला एग्जाम्पल दिया है, क्या पता वो आ जाए। कंफर्टेबल? चलो एक क्वेश्चन और देखो एग्जाम का। कई बार लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी आ जाती है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती क्या कह रहा है ये। एग्जाम का है बेटा ये, प्लीज आंसर मत देखना। जुलाई 2021, ये इसकी लैंग्वेज पढ़ के क्या समझ में आ रहा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। यहां तक तो हम डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होती है। ठीक है जी, अब आगे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है। इफ अ ट्रेडर लॉन्च अ पैकेज सेल्स फॉर मैरिज कंटेन डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मॉडर्न वार्डरोब एट अ सिंगल, पढ़ो आगे, सिंगल प्राइस नहीं कह रहा। हो सकता है सारी आइटम 5% वाली हो सकता है सारी आइटम 18% वाली हो सकता है सारी आइटम बेटा 40% वाली हो। आगे पढ़ो। He is issue of invoice showing value of each goods separately, whether this is a case of mixed supply or composite supply। क्या समझ में आ रहा है, क्या लिख के आते हैं आप? सबसे पहले ये कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है, ये कोई नेचुरल बंडल नहीं है। डबल बेड, वॉशिंग मशीन, बेड, ये कोई बेटा आपका नेचुरल बंडल नहीं है, तो कंपोजिट तो नहीं है। अब या तो बचा ये मिक्स सप्लाई, या ये क्या बनेगी बेटा आपका नॉर्मल सप्लाई। ये मिक्स भी नहीं है क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, तो ये नॉर्मल सप्लाई है। और क्वेश्चन में लिखा भी है सिंगल प्राइस नहीं है, सिंगल रेट है। ठीक, अब अगर मैं स्टूडेंट होता और ये मेरे एग्जाम में आता तो पहले तो मैं लिख के आता कि क्वेश्चन में गिवन है ईच गुड सेपरेटली प्राइसिंग, देयरफॉर ये मिक्स सप्लाई नहीं हो सकता, ये नॉर्मल सप्लाई है। नॉर्मल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, जो भी उसका है। और नीचे एक नोट जरूर डाल के आता
कि क्योंकि क्वेश्चन में सिंगल रेट दे रखा है, अगर इस सिंगल रेट को मैं सिंगल प्राइस एज्यूम कर लूं, फिर ये क्या मान लिया जाएगा बेटा आपका मिक्स सप्लाई, और ये हाईएस्ट रेट से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब मैं सेफ साइड हूं, एग्जामिनर जो तेरा मन करे वो चेक कर ले। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से तो ये क्या बन रही है, नॉर्मल सप्लाई, क्योंकि प्राइस क्या है, अलग अलग करा है। और नीचे आखिरी में एक नोट डाल के आ जाओ कि भाई अगर ये सिंगल प्राइस होता रेट की जगह तो ये क्या हो जाती, फिर मिक्स सप्लाई, और पूरा बंडल फिर क्या हो जाता, हाईएस्ट रेट से टैक्सेबल होता। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ओपन एंडेड। और ये ड्राफ्टिंग एरर नहीं है, नालायकों ने इंटेंशनली दिया हुआ है, क्योंकि आधे हो सकता है बस यहीं तक पढ़ के कंफर्टेबल हो जाएंगे, सिंगल आगे रेट नहीं देख रहे होंगे वो, बस सिंगल प्राइस होगा, सिंगल प्राइस होता है, ये क्या है, मिक्स सप्लाई, और आगे और दुखी कर रहा है ये इनवाइस कैसा बना है उसने, हर आइटम को अलग अलग शो कर रहा है, नॉर्मल सप्लाई है ये। पर क्योंकि सिंगल वर्ड यूज कर लिया, उसको और क्लैरिफाई कर दिया कि अगर ये सिंगल रेट की जगह सिंगल प्राइस होता तो फिर ये क्या हो जाती, मिक्स सप्लाई होती। मेकिंग सेंस बेटा? चलो एमसीक्यू ट्राई करो, बाकी तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, देख लेना, ये आपके पढ़ने लायक है। एक बार एमसीक्यू बता दो। कंपोजिट सप्लाई इज टैक्सेबल इच विच ऑफ द फॉलोइंग रेट, किस रेट से टैक्सेबल होती है कंपोजिट सप्लाई बेटा, विद द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, कहां पर है, सी। मिक्स सप्लाई टैक्सेबल किस रेट से, हाईएस्ट रेट, क्या होती है भाई, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट सप्लाई, इनमें से कौन सी कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट का मतलब अब नेचुरल बंडल, लैपटॉप विद बैटरी, बिल्कुल एक तो ये नजर आ रहा है भाई, मोबाइल विद चार्जर, लैपटॉप विद बैटरी, बिना उसके जा ही नहीं सकता ये। फेस्टिव किट, उसमें जूस चॉकलेट है ना, लाइक तो मिक्स है। शर्ट ट्राउजर प्राइसिंग सेपरेटली, ये नॉर्मल है। क्या आंसर होगा भाई, ए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये बाय डिफॉल्ट बेटा आपकी सर्विस मानी जाती है, आगे पढ़ाऊंगा, अभी आउटस्टैंडिंग है, शेड्यूल 2 में पढ़ाऊंगा इसको मैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट, ये दोनों बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाती हैं, आपकी सर्विस मानी जाती है तो ये वैसे आपकी कंपोजिट। मकान बनवा रहे हैं यार, मटेरियल भी लग रहा है उसमें, लेबर भी लग रही है, बिना लेबर के मकान बनेगा नहीं, बिना मटेरियल के बनाए क्या, ठीक है। पर शेड्यूल 2 में पढ़ाऊंगा ये क्या चीज़ मानी जाती है बेटा, आपकी सर्विसेज मानी जाती है। तो चौथा भी मेरे पास आउटस्टैंडिंग है बेटा आपका। इनमें से मिक्स सप्लाई बताओ, आप सप्लाई के नेचर बताओ ना, टेलीविजन बेचा, मोबाइल चार्जर बेचा, गीजर बेचा, प्राइसिंग सेपरेटली, नॉर्मल। गुड्स करी, पैकिंग हुई और उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुआ इंश्योरेंस के साथ, कंपोजिट, नेचुरली बंडल है भाई, गुड्स बेचोगे, कंपोजिट सप्लाई। मोबाइल फोन, स्पीकर, ईयरफोन, कॉम्बो प्राइस, उसका क्या रख दिया बेटा, 10,000, ये है मिक्स सप्लाई। सिंगल प्राइस, कॉम्बो प्राइस। चलो इनमें से कौन सी ना तो कंपोजिट सप्लाई है और ना ही मिक्स सप्लाई है। कोचिंग सर्विस विद स्टडी मटेरियल, कंपोजिट है, नेचुरल बंडल, पढ़ाऊंगा तो बुक देनी पड़ेगी, अरे पढ़ेंगे तो बुक देनी पड़ेगी, कंपोजिट सप्लाई है। एयर टिकट विद फूड, कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरल बंडल। फूड एंड बेवरेजेस सर्व इन रेस्टोरेंट, इसको मानते हैं सर्विस, केवल सर्विस, कोई कंपोजिट नहीं है, कोई मिक्स नहीं है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट केवल सर्विस है, रेस्टोरेंट केवल सर्विस है, शेड्यूल 2 भी पढ़ाया नहीं। इसने क्या है जी, पैरासीटामोल ली, लिप बाम ली, हैंड सैनिटाइजर लिया, विद ईच आइटम प्राइस सेपरेटली, ये है नॉर्मल। तो सही मायने में आंसर डी। सर सी भी तो हो सकता है क्योंकि वो केवल सर्विस है, हो सकता है, पर बेस्ट आंसर जो आएगा वो आएगा डी। पढ़ो, ताजमहल होटल बेटा 4 नाइट 4 डेज 3 नाइट का स्टे प्रोवाइड कर रहा है विद ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा ये,
महादेव ट्रेडर सप्लाई गुड्स 18% टू सुमन, द गुड्स आर पैक्ड 12% के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट करा 5% के हिसाब से, इंश्योरेंस भी हुआ उसका 5% के हिसाब से, गुड्स बेची है उसके कारण उसकी पैकिंग हुई है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, इंश्योरेंस हुआ है, क्या चीज़ है? कंपोजिट। पूरा बंडल किसके हिसाब से बेटा? प्रिंसिपल सप्लाई। क्या है प्रिंसिपल? बॉमिक प्रिंटर ने 1000 बुक प्रिंट करके जेके एकेडमी को दी। बुक प्रिंट क्या मानी जाती है? सर्कुलर के हिसाब से बेटा सर्विस। कंटेंट हमारा है, बाकी सब कुछ वो यूज कर रहे हैं। कंटेंट वाज सप्लाइड बाय जेके एकेडमी, बाकी सब कुछ इनपुट है, इंक है, वो सब बेटा प्रिंटर की है। क्या माना जाएगा बेटा ये आपका? प्रिंटिंग सर्विस। ये तो सिखाया था। आगे दीपक गया बिग शॉप में बेटा, परचेज करा परफ्यूम 10,000 का, वॉलेट 5,000 का, बिवरेजेस 2,000 के, शोइंग द आइटम सेपरेटली एंड मेक द पेमेंट। क्या माना जाएगा ये? नॉर्मल सप्लाई। नॉर्मल है तो अलग अलग पे अलग अलग रेट से। इस पे 28%, 5,000 पे 18%, और क्या था निकाल दिया था? 3940। कर लोगे? कर क्या लोगे? 2 ही रह गए, निपटा दो। जैन स्टोर सेल अ फेस्टिव किट फॉर अ कॉम्बो प्राइस ऑफ 6,000 कंप्राइजिंग अ डिजाइनर पेन ऑफ वैल्यू 3,000, कैलेंडर ऑफ वैल्यू 2,000, चॉकलेट ऑफ 5,000, डिटरमाइन द जीएसटी। कॉम्बो प्राइस पे बेचा है, इसका मतलब मिक्स सप्लाई। तो 6,000 के ऊपर हाईएस्ट रेट क्या है? इनमें 18। छः 6,000 का 18% कितना होता है? तो ठीक तो करा भाई, डी क्यों कह रहे हो यार, डरा क्यों रहे हो? चलो अगला पढ़ना। Suresh let out the ground floor and first floor of a building to Mukesh, not registered under GST. Single rent deed is executing, prescribing rent of 50,000 per month. First floor is for residential purpose exempt. First second पाएगा ना, लाइक दोनों ही फर्स्ट लिख दिया मैंने। Another floor is for commercial purpose 18%. सिंगल एग्रीमेंट कर रखा है, मिक्स सप्लाई हो जाएगी पूरे 50,000 के ऊपर। 18% के हिसाब से 9,000। आंसर ठीक कर लेना इसका बी। अच्छा 12वां है वो, ठीक है, मुझे लगा गड़बड़ है। ये क्वेश्चन है बेटा, तो ये चैप्टर मेरा बनाया हुआ है, वैसे चैप्टर नहीं है, 2 डेफिनेशन है। मुझे बस ये बता दो आपने सप्लाई कौन कौन सी पढ़ ली, और थोड़ा सा बस रफली आइडिया दे दो। मैं नाम बोलता हूँ, आप उसके बारे में बताना। एक एक लाइन में सीधा क्रक्स बताते रहना। सबसे पहले मैंने पढ़ाई थी नील रेटेड। क्या थी बेटा ये? फिर मैंने आपको पढ़ाई थी जीरो रेटेड। एक जगह इकट्ठी कर लो बेटा, लिख लो, ये आती हैं। या तो ये एक्सपोर्ट है, या ये सप्लाई टू SEZ है। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाई थी एग्जम्प्टेड सप्लाई। अब सीधा डेफिनेशन बताना। इसमें नील रेटेड भी आएगी, नॉन टैक्सेबल भी आएगी, और इसमें एग्जम्प्टेड भी आएगी। फिर मैंने इसके बाद आपको पढ़ाई थी बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या थी ये? आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ GST 7 गुड्स। एल्कोहलिक लिकर, ENA 5 पेट्रो प्रोडक्ट। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाई इंट्रा स्टेट सप्लाई।
location of supplier and place of supply same state or same union territory. ठीक है, फिर इसके बाद इंटरस्टेट, ये घर जाके लिख लेना, मैं थ्योरेटिकल रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा लेंदी था ये। इंटरस्टेट क्या था बेटा? लोकेशन ऑफ सप्लायर इन वन स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई अनदर स्टेट, अनदर यूनियन टेरिटरी, या वन स्टेट और अनदर यूनियन टेरिटरी, एंड इंक्लूड 5 सप्लाई, सप्लाई बाय और सप्लाई टू SEZ, import of goods or service, location of supplier in India, place of supply outside India, supply to a foreign tourist, and supply which is not intrastate. ये आप लिख लोगे ना। फिर इसके बाद आपने पढ़ी कंपोजिट सप्लाई, क्रक्स में नेचुरल बंडल, वन सप्लाई इज प्रिंसिपल सप्लाई। फिर इसके बाद पढ़ी बेटा आपने मिक्स सप्लाई, आर्टिफिशियल, अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ, लॉ में नहीं लिखा हुआ, आर्टिफिशियल बंडल सिंगल प्राइस। तो बुक के हिसाब से तो बेटा आपने 5 चैप्टर हो गए। बेसिक्स ऑफ GST हो गया, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, मैनर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ITC हो गया, सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के नाम से मिलेगा, और फिर ये चैप्टर मिलेगा कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सॉफ्ट कॉपी आज ही शेयर हो जाएगी। ऊपर करूं? कितना ऊपर बेटा? और चार जगह मैंने पढ़ा दिया आपको बेटा। शेड्यूल 3 नॉट चार्जेबल, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पढ़ा दिया, सेल ऑफ लैंड पढ़ा दिया, सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ा दिया, और एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। 4 सप्लाई के ऊपर GST नहीं लगेगी। अब अगला चैप्टर है बेटा रिवर्स चार्ज ऑफ GST। कैसे करें यार, शुरुआत भी करूं या क्या करूं? 4th रिपीट कर दो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है 4th बेटा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई विच इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ GST।
आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ GST 7 गुड्स। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखता हूँ बेटा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर 5-6 लेक्चर लगेंगे, उसमें 20 मिनट में क्या पढ़ा पाऊँगा मैं। ठीक है भाई, आज पहले छोड़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं शेयर करा दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना बेटा। चलो, थैंक यू।